नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना महामारी ने देश में जमकर हाहाकार मचाया है। अब तक 4 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो 5 लाख से ज्यादा आज भी संक्रमण की चपेट में है। हाँ, इस बीच बड़ी राहत वाली बात यह है कि महामारी की दूसरी सुनामी फिलहाल थम सी गई है और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी हालात सामान्य हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जून में कोरोना के कमजोर पड़ते ही भूपेश सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाते हुए लगातार 15 दिन तक जनता को 100-200 नहीं बल्कि 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। विकास भी कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। भूपेश सरकार पूरे प्रदेश को एक साथ विकास की पटरी पर दौड़ा रही है। बहरहाल, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की विकास के रास्ते पर जो छलांग है वो कितनी दमदार है, वही आने वाले समय में और क्या कुछ खास होगा, जनता मांगे जवाब में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे छत्तीसगढ़ की छलांग। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के विकास की रफ्तार जो पिछले दिनों में रुक सी गई थी, सरकार अब उसमें तेजी लाने के साथ ही प्रदेश भर में जनता को विकास कार्यों की भी सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के हर जिले को बीते दिनों विकास कार्यों की कई सौगातें दी है, जिसके बाद इस बात की आस जगी है कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ विकास की एक नई तस्वीर खींचेगा और भूपेश सरकार का गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का सपना जल्द पूर्ण होगा। चलिए, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की जो छलांग है उस पर विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगते ही विकास कार्य तेज हो गए हैं। सरकार के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून में लगातार 15 दिन तक रोजाना नए विकास कार्यों की सौगात दी है। सौगातों की बारिश का यह सिलसिला 8 जून से शुरू होकर 22 जून तक चला। सरकारी दावे के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में इस दौरान 7,084 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। सौगातों की इस कड़ी के अंत में भूपेश सरकार ने 22 जून को 16 जिलों में 238 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की बड़ी सौगात जनता को दी। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय से वर्चुअल आयोजित इन कार्यक्रमों की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि सीएम भूपेश बघेल जिलों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हितग्राहियों से सीधी बातचीत कर उनसे शासन की योजनाओं का फीडबैक भी लेते दिखे। रायपुर के कार्यक्रम में जहां प्रदेश के सभी वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, तो दूसरी ओर जिलों के कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी और योजनाओं के हितग्राही शिरकत करते नजर आए। उनसे मालूम हुआ कि हमारी योजनाओं से उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। बहुत से लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव रखे, उन सुझावों को भी मैंने नोट कर लिया है। जनप्रतिनिधियों से बात हुई, उन्होंने जो मांग रखी उन्हें भी नोट किया है। जिन मांगों को तुरंत पूरा किया जा सकता था उनकी घोषणा भी कर दी गई। मुझे जानकर अच्छा लगा कि हमारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगते ही छत्तीसगढ़ में न सिर्फ जनजीवन सामान्य हो रहा है, बल्कि भूपेश सरकार लंबे समय से रुके विकास कार्यों को भी तेजी से कर रही है। ऐसे में जनता को उम्मीद है कि विकास की राह पर छत्तीसगढ़ जल्द ही लंबी छलांग लगाकर सफलता की नई इबारत जरूर लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ की छलांग, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम सहाय टेकाम जी हैं। टेकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामगोपाल तिवारी जी। टेकाम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, प्रणाम त्रिपाठी जी। प्रणाम, कैसे हैं आप? जी त्रिपाठी जी, आ रही है जी। हमने कहा कि अब बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? बस ठीक है, कभी भोपाल तो पधारिए। तो आप रायपुर तो आइए। चलिए, अब आपका आदेश है तो आता हूं। टेकाम जी, जो इस समय कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा, विश्व जूझ रहा है और ऐसी महामारी के बीच में आपकी सरकार, भूपेश सरकार,
7,000 करोड़ से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ के वासियों को सौगात दे रही है, कैसे संभव हुआ? त्रिपाठी जी, काम करने का अलग अलग सबका तरीका होता है जी। और हमारे प्रदेश के मुखिया जी। छत्तीसगढ़ को एक नया मॉडल के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। जी। अभी 15 दिन लगातार हर जिले में वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा और वहां की आवश्यकता अनुसार जी। जो विकास काम के लिए जो जरूरी था जी। उसके लिए शिलान्यास, उसका उद्घाटन, लगभग 7,084 करोड़ का जी। शिलान्यास और उद्घाटन हुए। जी। ये जैसे कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ, क्योंकि जब कोरोना जब पीक में था छत्तीसगढ़ में तो बहुत से काम रुक गए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा धीमा हुआ, कम हुआ जी। तो विकास के जो पहिए वो लगातार इस कोरोना काल के बावजूद भी उनकी ऐसी मैनेजमेंट रही कि सबका ख्याल रखते हुए उन्होंने जो आवश्यकता थी वहां पर उसकी पूर्ति के लिए लगातार उन्होंने विकास काम को अंजाम दिया है। कुछ ऐसे जो काम हैं जो जैसे आपका दंतेवाड़ा जी। दंतेवाड़ा में जो नया डिनेक्स गारमेंट जी। जो यहाँ से कपड़े बन के और बेंगलोर में बिकने जा रहे हैं, दूसरे राज्य में बिकने जा रहे हैं, तो ऐसा सोच उन्होंने रखा कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ काम मिले। तो विकास के पहिया हमेशा यहाँ पर कभी थमा नहीं और पैसा किसानों के चाहे आम लोगों के पॉकेट में जाए, तो पैसा जब आम लोगों के पॉकेट में जाएगा तो नेचुरली वो मार्केट में फ्लो होगा। जब मार्केट में फ्लो होगा तो मार्केट का भी व्यवस्था बनेगी। यहाँ के जो भी चाहे आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या कपड़े की जो व्यापारी हैं वो सब कपड़े वहाँ जाएंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चाहे किसानों की बात हो चाहे आदिवासियों की बात हो, अब आदिवासियों के लिए उन्होंने जो वनाधिकार पत्र जो बहुत समय से जो लंबित थे, पिछले सरकार ने जिसको बिल्कुल निरस्त कर दिया था, फिर से उन्होंने कहा कि हम इसको फिर से उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी जांच कराते हैं और अबूझ मार जैसे एरिया में भी उनको चाहते कि वहां पर उनको पट्टा मिले और उसको उसमें जो उपजाएंगे वो फसल, चाहे वो धान हो चाहे अन्न, उसकी खरीदी की पूरी व्यवस्था रहेगी। तो विकास के छत्तीसगढ़ जो नया मॉडल के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, चाहे वो किसानों को, चाहे वो आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको पैसा दे रहे हैं, जब उसकी आवश्यकता होती है तो 4 किस्तों में उसको हम लोग देते हैं जब जब उसकी आवश्यकता होती है। गोधन न्याय योजना के तहत आपने देखा हो कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो गोबर की खरीदी कर रही है और आज गोठान हमारे पूरा वहां पर जो समितियां हैं, महिलाओं की समितियां हैं, बहने की समितियां हैं, जिस समय हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम देख रहे थे, क्या उनमें उत्साह और जोश था, क्या उनमें आत्मविश्वास था कि हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, हम लोग भी किसी से आपका जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उससे टाई अप कर सकते हैं, हमारा बना हुआ यहाँ का जो भी उत्पाद है वो बाहर जो बिक्री हो। हम लोगों ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपया प्रति एकड़ की अनुदान राशि उनको देते हैं कि आप खेती अच्छा कर सके और उसको ये फायदा हो सके। अब अभी एक नया हम लोग विस्तारित किए हैं उसमें कि अब धान जो कमाई करते हैं उन खेतों में, अगर वहां पे दलहन, तिलहन, गन्ना या उद्यानिकी के फसल लेते हैं तो उनको 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसको अनुदान राशि दी जाएगी। अगर वहां वृक्षारोपण करते हैं तो उनको 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ उसको दी जाएगी। और जैसे पहले व्यवस्था था कि एक बार अगर कोई पेड़ लगाता है तो उसको काटने में, परमिशन लेने में इतना झंझट था, हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसी प्रकार का झंझट रहेगा तो कोई नहीं लगाएगा। उनने इसको एकदम इतना सरलीकरण कर दिया कि अब पेड़ लगाइए वहां पर और जब आपकी आवश्यकता हो वहां काटने की, जब वहां पे काटिए, केवल सूचना भर दे दीजिए कि हमको यहाँ इतना पेड़ हम लगाए हैं, उसको काटना चाहते हैं। तो तमाम चीजें हम अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के विकास में हम लोग बहुत आगे इसको सोच रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं माननीय त्रिपाठी जी जिसको हम लोग आज इस 2.5 साल में हम लोग कर पाए हैं। जो हमारे यहाँ जो अनुकंपा नियुक्ति जहाँ उसकी 10% का सीलिंग था उसको शिथिल किए और उसके बाद जो लोगों की जब सही में जो आवश्यकता थी,
जिनके जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी जो कमाने वाले किसी कारण से खत्म हो गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे उसको समझ सकते हैं। तो 10% का जो सीलिंग था उसको आपके शिथिल करने के बाद बहुत से जिनको आवश्यकता थी उनको नौकरी भी दी गई। इस कोरोना काल में भी बहुत लोग काल कलवित हो गए। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो अनाथ बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था हम लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत उसमें हमने उसको शामिल किया है। तो हम लोग लगातार हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय, उनका सोच यहाँ के किसानों की कैसी तरक्की हो, किसान हमारा कैसे उसमें तरक्की आगे बढ़े, यहाँ सुगंधित धान कैसे उत्पादन कर सकते हैं या उद्यानिकी कैसे हो सकती है, और यहाँ पर गोठान के माध्यम से जो हम लोग बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो बर्मी कंपोस्ट भी हम लोग समिति के माध्यम से किसानों को देंगे। जो भी उसमें उनकी जो लागत आती है वो उसका सब्सिडी उसमें हम लोग देंगे। उसके अलावा ताकि हमारे जो जमीन है उर्वरक के कारण जो खराब होते हैं, ये जो नया हम लोग जो बर्मी कंपोस्ट रहेगा उसमें हमारे जिले के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुगंधित चावल होता है, लेकिन सुगंधित चावल का वो पूरा खत्म हो गया है। ये तो पहले के जमाने में विष्णु भोग और जवाब फूल का अगर किसी घर में अगर बनता था तो पड़ोस में उसकी महक जाती थी। तो अगर हम लोग बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे, सुपर कंपोस्ट का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर से वही आपका जो चावल का सुगंध उसमें आएगा और छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा है, यहाँ अच्छा फसल यहाँ पर होगा और किसानों को उसमें तरक्की उसमें आएगी। जी, धान के कटोरा को फिर से बहाल करेंगे। लघु वनोपज के क्षेत्र में अगर हम देखें जी, अगर लघु वनोपज की अगर बात करें माननीय त्रिपाठी जी, तो वो लघु वनोपज की बात करते हैं तो पहले केवल 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी। अब हम लोग 52 लघु वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। उसमें तेंदुपत्ता भी है जो 250 रुपया प्रति मानिक बोरा था, उसको हम लोग 4000 रुपये प्रति मानिक बोरा किए और 52 लघु वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितना लघु वनोपज की खरीदी हुई है उससे का 75% छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका पूरा लाभ हमारे वनवासी भाई हैं, वन क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनको लाभ मिल रहा है। तो कोरोना काल में सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर वनोपज के क्षेत्र में हुआ। यहाँ मनरेगा में जितना काम हुआ है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है रोजगार देने के मामले में, तो उसमें अच्छा काम हो रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के पैसे 2 पैसे उसके पॉकेट में आ रहे हैं, तो हमारा जो मार्केट है वो गुलजार हो रहा है। जी हाँ, यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो ये बहुत थोड़ा सा अद्भुत काम ये होने जा रहा है जो दंतेवाड़ा में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 3 करोड़ 30 लाख की लागत से महंत कर्मा कॉलोनी बनाने जा रहे हैं आप। तो इसमें जो शहीद परिवार हैं ये नक्सल पीड़ित परिवारों को, तो ये जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं इनको क्या जहां वो पीड़ित हैं उनको लाके यहाँ बसा देंगे, किस तरह से करेंगे, क्या सुविधा रहेगी, इस पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। वो नस्ली जो पीड़ित परिवार है उनको उसमें हम लोग उसमें बसाएंगे और हम लोग उनके जो बच्चे हैं जो नस्ली जो हिंसा में अगर मारे जाते हैं तो उनको उनके जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने की हम लोगों ने प्रयास के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो तमाम चीजें नक्सली जहाँ क्षेत्र हमारा बस्तर है या दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर जब तक हम वहां के आदिवासियों का विकास कैसे हम जीते हैं उनके मांग के अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार वहां पर काम होगा, लोग वहां पे काम करेंगे, शासन की योजनाओं से जुड़ेंगे, तब वहां पर जो नक्सली जो गतिविधियां हैं वो वहां पर समाप्त होगी। हम चाहते हैं कि वहां के जो आदिवासी हैं उनको पट्टा मिले, वन क्षेत्र में हो चाहे रेवेन्यू में है, उनको पट्टा मिले और उनके पट्टे के जमीन में जो वहां की आवश्यकता है, जो क्या पेड़ लगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, अब उनको खरीदने की व्यवस्था सरकार करेगी ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वो लोग जुड़ सके। जी, इसमें एक और है जो कन्या छात्रावास, ये नए कन्या छात्रावास निर्मित किए जाएंगे, पुराने कन्या छात्रावास जो है उनको भी उनका जीर्णोद्धार भी करेंगे, इस पे जानना चाहेंगे। और इसमें स्कूल के बच्चों के लिए आपका विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, तो स्कूल के बच्चों स्कूल की कन्याओं के लिए भी है कि ये जो पोस्ट मैट्रिक है उनके लिए? नहीं, छात्रावास हमारा 2 प्रकार का होता है जी। एक प्री मैट्रिक छात्रावास जी, प्री मैट्रिक छात्रावास जो
पहली से लेकर 8वीं तक के उसमें होते हैं जी। और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो आपका 11वीं 12वीं फिर कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी उसमें रहता है। तो हम तो छात्रावास जहां जहां हमारे हैं अभी उनको इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि एकदम मॉडल के रूप में हो। तो जिले में कम से कम 4-5 जो छात्रावास है उनको मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और वहां के बच्चों को ऐसा लगे कि हम अपने घर में हैं। इस प्रकार की उनको, चाहे वो कन्या छात्रावास हो चाहे बॉयज छात्रावास हो, तो सभी के लिए वो ओपन रहेगा वहां पर, लेकिन उसकी अच्छी व्यवस्था रहे, वहां पर लाइटिंग की अच्छा व्यवस्था रहे, वहां शौचालय की अच्छी व्यवस्था रहे, खाने की अच्छी व्यवस्था रहे, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रहे, ताकि एक मॉडल के रूप में हम उसको विकसित करना चाहते हैं। जी, एकलव्य आदर्शी आवासीय विद्यालय बनाने की बात कही है, इसमें क्या होगा? एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने में इसमें क्या योजना है, किस तरह से, क्या ये इसके पहले प्रदेश में और जी एकलव्य जो आवासीय विद्यालय हमारा है वो 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे, उसमें पूरे के पूरे आदिवासी बच्चे उसमें रहते हैं। आदिवासी बच्चे, आदिवासी बच्चियां, अभी हमारे प्रदेश में लगभग 71 आपके एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं उसमें। तो उसमें आदिवासी बच्चे रहते हैं, उनका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद उसकी सिलेक्शन होता है और 6वीं से प्रवेश होता है। तो 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे वहां पर वहीं उसी में रहते भी हैं, वो आवासीय पूरा है, उसी में रहते हैं और वहीं पर वो पढ़ाई करते हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामसार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, जो भी निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में जब तीसरी लहर से लोग सशंकित हैं, डर रहे हैं, दूसरे प्रदेश डर रहे हैं, पूरा विश्व ही डर रहा है, इन स्थितियों के बीच में अगर भूपेश जी ने 7,084 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया और उनके फंड अलग से उन्होंने बनाया होगा, निश्चित तौर पे अलग अलग विभागों में, एक जिले नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग सौगातें दी गई हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप तिवारी जी, कि आने वाले समय में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कोरोना काल में एक तरह से टैक्स कलेक्शन कम है और ये माना जा रहा था कि विकास के साथ सारे काम ठप जैसी स्थितियां हैं जी। तब प्रदेश सरकार जो विकास की चिंता कर रही है और विकास के जो काम है लंबित, उनको अगर पूरा करने के लिए काम कर रही, तो इसका राजनीति से अलग हटके स्वागत योग्य है, क्योंकि विकास जो है वो तो पहली प्राथमिकता है सरकार की। तो सरकार अपनी प्राथमिकता में जो है उसको अगर पूरा करने के लिए कदम उठा रही है, तो निश्चित तौर पर वर्ग को, जो अलग अलग वर्ग हैं, जो वर्ग परेशानियों से है या लंबे समय से जो मांग कर रहे हैं या जिन चीजों की जरूरतें हैं, उसके तरफ भी सरकार का ध्यान है। उन लोग जो प्रभावित लोग हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, ये संदेश जा रहा है। और ये भी संदेश है कि सरकार ने अपने जो बजट के पैसे हैं, बजट में जो पैसे हैं, विकास के काम की जो उन्होंने रूपरेखा तैयार की है, वो कहीं न कहीं इस कोरोना के महामारी काल में भी उसको पूरा करने पे प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। तो ये एक संदेश जाता है और इस दिशा में अगर अब काम हो, इसके जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने लगातार उद्घाटन किया, लगभग सभी जिलों में विकास के काम के लिए जो लंबित थे, जो लोग काम पूरे हुए हैं उनको भी पूरा करने के लिए लोकार्पण किया गया। तो दोनों चला है, लोकार्पण भी चला और नया शिलान्यास भी हुआ है। तो वो एक किसी सरकार का ये काम का हिस्सा है और ये काम होनी चाहिए। अगर किया जा रहा है, इस समय भी विकास के काम बाधित नहीं है, तो ये सरकार के लिए भी अच्छा संदेश है, आम जनता को भी लगेगा कि हमारी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब ये मैदानी तौर पे ये सफल हो, मैदानी तौर पर ये काम शुरू हो पाए कि मजदूर की समस्या है या वित्तीय संकट है, ये स्थितियां न रहे, ये कागज में और ना रहे, ये मैदानी तौर पर धरातल में सामने आए और काम को गति जाए। तो जिन जनप्रतिनिधि जो वहां हैं, जो जिन इलाकों में शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, तो उन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र जब जाएंगे तो ये कहने के लिए हो जाए कि हमने विकास के काम की ओर दिशा में काम किया, विकास के लिए पैसा है, विकास की कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो ये एक अच्छा संदेश है ये जी, निश्चित तौर पे संदेश है। और एक सरकार के सामने एक फीडबैक भी आ रही है कि किस तरह से काम हो रहे हैं, वहां पर किस जिले में विकास की स्थितियां क्या है,
कौन से जिले में क्या काम और करने की जरूरत है, कौन से काम हमारे बच गए थे। तो लगातार ये समीक्षा जब होंगी तो आगामी जाके सरकार सब चीजों को समझ के जब कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो काम करने में परेशानी नहीं जाएगी। और मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को पूरे इस जब दौरा नहीं कर पा रहे हैं, लगातार घरों में दुबके हैं लोग, प्रशासन एक तरह से पूरा छुट्टियां मना रहा था, कुछ ही स्वास्थ्य और कुछ जरूरी विभाग छोड़कर, तो अब इस दिशा में काम करना एक प्रशासन का काम है। जो प्रशासन अपने कार्य योजना तैयार करके जो रोड में तैयार किया था, जो घोषणाएं की थी उन्होंने, जो अपने वादे किए थे क्षेत्र में और प्रदेश स्तर पर अपने संकल्प पत्र में, तो कहीं वो पूरा होता हुआ दिखेगा। इससे निश्चित तौर पे दिखेगा। अब खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा, इसलिए कि बहुत अनुभवी हैं प्रेम सहाय सिंह जी। 1993 में जब ये सिंचाई मंत्री हुए थे, 94 में यहाँ मध्य प्रदेश में, तो सिंचाई विभाग में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। स्कूल शिक्षा विभाग में और क्या कुछ अच्छा करना चाहेंगे प्रेम सहाय जी? यहाँ भैया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल जो चालू किया जा रहा है विभाग में सरकार के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, इसका काफी रिस्पांस यहाँ मिल रहा है, काफी अच्छा है, संदेश अच्छा जा रहा है। किसका फिर से तिवारी जी? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल जो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जी सरकार के द्वारा जी, और एक नया मॉडल, नया संरचना के साथ जी, तो उसका रिस्पांस भी अच्छा है, उसका संदेश भी अच्छा है और उसकी कार्य योजना को लोग सराह रहे हैं। जी, वही इसीलिए तो मैंने कहा कि अनुभवी हैं प्रेम सहाय जी। सिंचाई विभाग में रहते, इरिगेशन डिपार्टमेंट उस समय बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। इसीलिए जो स्कूल खोले जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, किस उद्देश्य के तहत प्रेम सहाय जी खोले जा रहे हैं? माननीय त्रिपाठी जी, देखिए हर माँ बाप का सपना होता है जी कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जी, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, जी, बड़े स्कूल में पढ़े जी। लेकिन जो बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए उनके पास जो उनका जो फीस रहता है बड़े स्कूलों का जी, वो इतना अधिक रहता है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जी, ये सपना उनका जो था उसको साकार करने के लिए साकार किया कि अब गरीब का बच्चा भी सरकारी तौर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से रहेगा और वो हर ब्लॉक में, पूरे प्रदेश के लगभग हर ब्लॉक में खोलने की हमारी योजना है और 171 हम लोग खोल चुके हैं उसमें और उसकी अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो अब सरकार के ओर से सरकारी तौर पर अंग्रेजी माध्यम से जो स्कूल स्वामी आत्मानंद के नाम से रहेगा वो, और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होगी, अच्छे लैब होंगे, अच्छे क्लासरूम होगा, अच्छी लाइब्रेरी होगी, खेल का अच्छा मैदान होगा, अच्छे टीचर होंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा और पूरा वातावरण वहाँ का अच्छा रहेगा। तो वहाँ बच्चा पढ़ने वाले भी अपने आप कहेगा कि हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री ने आदरणीय भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है और उसकी पूरी सराहना पूरे प्रदेश में हो रहा, बहुत उसकी जो मांग भी आ रही है। तो इसका काफी रिस्पांस हमको मिला है। अभी जहां हम लोगों ने प्रति क्लास में केवल 40 बच्चों को लिए रखा है और वहां पे उसके एडमिशन के लिए कहीं 100 आ रहे हैं, कहीं 200 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा योजना हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ शुरू किया है शिक्षा के क्षेत्र में। निश्चित तौर पे रामोदर तिवारी जी अगर तारीफ कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के चुनिंदा पत्रकार हैं जो दूरदृष्टि क्या है उनकी, आगे तक की जो भविष्य क्या होगा वो समझते हैं, रेखांकित करते हैं। उन्होंने खुद तारीफ की है। तिवारी जी, सारी योजनाओं में आपको क्या लगा कि बेहतर योजना कौन सी है? और आपने जैसा कहा कि धरातल पे अब कितना उतार पाएंगे, ये तो मैं प्रेम सहाय जी से बाद में पूछूंगा। पहले इन सारी योजनाओं में कौन सी बेहतर योजना आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ पर शिक्षा, जिस प्रदेश में शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, जहाँ शिक्षा का ढांचा मजबूत होगा जी, वो राज्य बेहतर विकास करता है, वहां का व्यक्ति बेहतर विकास करता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो योजना है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो इसलिए है कि अभी अंग्रेजी की दौड़ रिक्शा वाले से लेकर काम करने वाली बाई से लेकर बड़े संपन्न पढ़े लिखे शिक्षित हर वर्ग जो है, क्योंकि ये बाजार की भाषा है,
शिक्षा की भाषा है, रोजगार की भाषा है इंग्लिश, तो सब दौड़ इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। परंतु जो इंग्लिश स्कूलों की जो फीस होती है और इंग्लिश स्कूल में एडमिशन का जो किल्लत है, वो परेशानियां जो जूझते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग और जो समझदार नहीं है वो लोग, तो उनके लिए एक अवसर आया है, बेहतर अवसर आया है कि अब जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में सरकारी तौर पर, जहां फीस न्यूनतम फीस है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा वहां अधोसंरचना तैयार करने की तैयारी जो साल से चल रही है, तो ऐसे स्थितियों में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा स्कूलों के भीतर। अभी अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में एक प्रतिस्पर्धा नहीं था, उनका एक छत्र राज था। तो अभी क्या हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने इंग्लिश स्कूल है वहां से लोग टीसी ले रहे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से भी लोग टीसी ले रहे हैं, और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भर्ती के लिए मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास इतना ज्यादा सिफारिश जा रहा है कि खुद ये परेशान है। ये स्थितियां हैं। तो एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की दो बेहतर सबसे आदमी के जीवन जीने के लिए जो चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, खाने पीने की, तो खाने पीने का छत्तीसगढ़ में पर्याप्त है, धान का कटोरा है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आने वाला कल जो है, अभी कई वर्षों तक स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान किसी भी सरकार को देना होगा, क्योंकि अभी कोरोना की 2 लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, और अब जो लड़ाइयां होंगी, अब बंदूक बारूद की लड़ाई खत्म हो रही है, एक तरह से ये जैविक युद्ध में चल रहा है। इस जैविक युद्ध में बचने के लिए हमें स्वास्थ्य को ढांचागत तरीके से मजबूत करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहतर तरीके से काम करने के लिए सोचना पड़ेगा, और शिक्षा को, तो ये दिशा में अगर सरकार के पास भी कम समय है, क्योंकि 2.5 साल बच गए हैं, तो अब इस 2.5 साल में इन चीजों को जो अब उनको प्लान तैयार किया है उसको धरातल में ले जाएं, धरातल में ले जाके उस पर अमल करें। उसमें जो गुण दोष आ रहे हैं, कोई भी चीजें हैं, उसको देखते हुए, एक मूल्यांकन करते हुए उसमें अगर तेजी से आगे बढ़े, तो एक जनता को भी राहत मिलेगा और सरकार को भी लगेगा कि कोरोना काल में हम काम नहीं कर पाए, हमारा 2 साल का वक्त खराब गया, मगर जो 2 साल 2.5 साल बचा, उसमें हम अपने दिल में हाथ रखकर कह पाएंगे हमने सरकार चलाया, तो सरकार में ये फैसले लिए। इस फैसले से जनता को जो फायदा होना चाहिए, सीधे फायदा होना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए सरकार की बनाई हुई योजनाओं से। तो योजना जो है, अगर उनके जीवन में परिवर्तन ला पाए, वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ जाए, तो ये सरकार की उपलब्धि तभी मानी जाएगी। अन्यथा उद्घाटन को ही अगर अभी से पूरा सफलता नहीं माना जा सकता। उद्घाटन के बाद उसमें जो असली धरातल जो दिखेगा, उसमें असली काम अभी दिखना बाकी है, अग्नि परीक्षा उसमें होना बाकी है। उस तरफ अगर सरकार अभी से इसी तरह ध्यान देती रही तो सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल सही कहा। एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो अभी प्रेम साहब जी से मैं पूछ लेता हूं, जो प्राइवेट स्कूलों का जाल सा बिछ रहा था वो भी टूटेगा, जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने कहा। दूसरा, जो मनमानी तरीके से जो अभिभावक है उनसे फीस वसूली जा रही थी इंग्लिश पढ़ाने के नाम पे, उसका भी बड़ा असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा प्रेम साहब जी इस पूरे मुद्दे पे? और दूसरा, जैसे तिवारी जी ने कहा कि ये बड़ी सिफारिश करनी पड़ रही है, कितनी दबाव आ रहा है आपके ऊपर। एक तो दबाव आ रहा होगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, ये मत करिए हमारा धंधा पिट जाएगा। दूसरा दबाव आपके ऊपर, रोज कितने सिफारिशें आ रही है, हमारे बेटे का एडमिशन करा दो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। सिफारिशें तो आती है जी कि हमारा इसको एडमिशन करा दिया जाए जी, लेकिन हम लोग ने व्यवस्था ये की कि आप स्कूल स्तर पर ही जी, क्योंकि जो स्कूल हम लोग पहले खोले थे 52 स्कूल जी, पहली से लेके 12वीं तक के जी, तो जो पहली में था दूसरी में प्रमोट हो गया, जो दूसरे में था तीसरी में चला गया, तो उसको तो कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नए हम लोग खोल रहे हैं जी, तो वहां पे चूंकि हम लोग ने सीमित संख्या रखा है, 40 का रखा है उसमें जी, और जो भी आवेदन पत्र उसमें आ रहे हैं उसका लॉटरी से उसका हम लोग कहा कि उसको सिस्टम में लगा के और उसका एडमिशन करवाई, वो जो भी उसमें आते हैं। और उसमें 50% उसमें छात्राओं का रहेगा, कुछ जो कोविड में जो लोग अनाथ हो गए उनको भी रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ उसमें नियम बनाए हैं ताकि वो लोग स्कूल स्तर पर ही उसकी वो लोग व्यवस्था कर लें, तो आते रहते हैं उसमें।
और ये देखिए, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि अभी तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था जी और एक छत चल रहा था उसमें। जी सरकारी तौर पे अगर हम लोग इस प्रकार से स्कूल बना रहे हैं और उसको संचालित कर रहे जी। हैं और उसका हम लोग मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धा आएगी शिक्षा के क्षेत्र में कि हम लोग यहाँ भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत से जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में थे वो छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, बहुत से ऐसे ऐसे जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आ तो रहे हैं लेकिन हमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इसको जो गुणवत्तापूर्ण इसमें पढ़ाई हो सकता है वो उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसके लिए पूरा बजट हम लोग डीएमएफ से और कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना के उसको कर रहे हैं और जो भी हमारे जो शिक्षक हैं उसमें वो प्रतिनियुक्ति पर भेजेंगे। और उसके बाद अगर वहाँ पे अगर फिर भी कम पड़ रहा है विषयवार टीचर तो वो लोग संविदा में उसकी भर्ती कर सकते हैं। तो एक अच्छा मॉडल स्कूल के रूप में हम लोग उसको डेवलप करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश जो स्कूल है इसको आदर्श रूप में आप लोग बना रहे हैं, क्या इसमें केवल इंग्लिश मीडियम बच्चे रहेंगे कि हिंदी मीडियम बच्चे भी पढ़ सकते हैं उसमें? अभी तो इंग्लिश मीडियम उसमें रहेंगे, केवल इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। तिवारी जी ने एक बात और कही कि ये तो अभी अभी अग्नि परीक्षा देना बाकी है। आपने बहुत अच्छा जो भी ये अलग अलग जिलों में अलग अलग विकास कार्यों का आपने लोकार्पण भी किया है, कहीं शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, सब तरह। ये अभी अग्नि परीक्षा बाकी है, इस शब्द में थोड़ा सा दम है। अग्नि परीक्षा यानी जो भी ये काम है, आप भी जानते हैं कि सरकारी ढर्रा जो होता है वो माने अगर सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, मूल रूप से उसको धरातल में उतारना चाहती है, मंशा भी अच्छी रहती है, लेकिन जो सरकारी ढर्रा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना उस तरफ जाना चाहता, उसमें कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं में पलीता लग जाता है। इन स्थितियों में आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि ये जो भी 7,084 करोड़ की योजना है इसको जल्दी से जल्दी आप पूरा कर लें और कम से कम अपनी सरकार में 2.5 साल रहते हुए पूरा कर लें? नहीं, देखिए, हम लोग जैसी सरकार बनी हम लोग की जी, तो हम लोगों ने जब घोषणा किया था कि सरकार जो बनने के बाद किसानों का कर्जा माफी करेंगे, जी, तो लोगों में शंका थी कि अभी सरकार बना है, कर्जा माफी करने के लिए पैसा कहां से आएंगे। हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया उसमें माफ किया, तो उसकी व्यवस्था हमने की। जब राजीव गांधी न्याय योजना हम लोग किसानों को आदान राशि देने की बात कही तो भी लोगों ने शंका व्यक्त की कि कहां से पैसा आएगा, लेकिन उसकी भी व्यवस्था हुई। हमने आपके गोधन योजना के लिए हमने जब व्यवस्था की तो उसमें भी प्रश्न आया कि कहां से पैसा उसमें आएंगे। तो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सारी व्यवस्था की है और जो भी हम लोगों ने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, वो सबका फलीभूत होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अभी हमारे पास 2.5 साल का समय है अपने पास, तो जो भी विकास काम है उसमें तेजी से तेजी लाएंगे और जो भी निर्माण काम चल रहे हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, जिनका उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल वो संचालित होंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग उसमें करके रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सहाय जी। निश्चित तौर पे आपने आदेश दिया, मैं आऊंगा, लेकिन पहली मुलाकात अपनी भोपाल में हुई थी तो आगे की मुलाकातों का सिलसिला भी भोपाल से ही शुरू होना चाहिए प्रेम सहाय जी। नहीं, पहले मुलाकात तो झांसी में हुई थी। चलिए, तो झांसी आ जाते हैं आप भी, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाए। चलिए, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी, आपका भी इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जय त्रिपाठी जी, तिवारी जी को धन्यवाद। जी जी जी, चलिए नमस्कार। तो कोरोना ने देश के विकास को न सिर्फ बाधित किया है बल्कि अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 6,29,000 करोड़ का बीते दिनों में बूस्टर डोज दिया है। हालांकि इसमें किसका कितना भला होगा, इस पर तमाम सवाल हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के मद्देनजर जून के 15 दिनों में जिस तरह से 7,000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, तो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है।